इधर राइट में अपन सामने लेक देख रहे हैं। इस लेक को रेवाकुंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो रेवाकुंड टैंक है उसकी लंबाई चौड़ाई 30 फीट है, जो राइट कॉर्नर पे बना हुआ है। ये तो बारिश लग लग के 200-300 सालों में पूरा तालाब का रूप ले लिया इसने। इसका सी लेवल जब कम होगा तब वो टैंक पूरी तरह से ओपन हो जाता है, जिसमें पूरा 12 महीने पानी भरा होता है। इसको नर्मदा जी का दूसरा रूप माना गया है। अभी अपन जिस पॉइंट पर गए थे उस पॉइंट पर से रानी रूपमती को 8 महीने डेली सुबह और शाम दर्शन और पूजा होती थी। 4 महीने नहीं होती थी। वो 4 महीने कौन से होते थे? उषा काल के, बारिश के। हमारे यहाँ मांडू में जब भी बारिश स्टार्ट होती सारे बादल नीचे आ जाते हैं, 100 मीटर का सामने का कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो रानी रूपमती को भी उषा काल में जब वहाँ से नर्मदा जी के दर्शन और पूजा नहीं होती थी तो मांडो से डेली सुबह और शाम वहाँ जाती थी जहाँ से नर्मदा जी बहती है। सुबह जाना, दर्शन पूजा करके वापसी मांडू आना, शाम को जाना, पूजा करके वापसी मांडू आना, डेली अप डाउन करती थी। तो बताते हैं कि जब वो मांडू से डेली अप डाउन करती थी तो नर्मदा जी उनके ऊपर इतनी प्रभावित हुई कि रानी रूपमती को नर्मदा जी ने साक्षात सपन में आकर बताया कि बेटी तू मेरी एक शर्त मान ले, मैं मांडो में कहीं भी प्रकट हो जाऊंगी। उन्होंने सपने में आकर उसको ये बताया कि तू दोबारा किसी के साथ शादी नहीं करेगी, दोबारा किसी के साथ मैरिज नहीं करेगी। रानी रूपमती नर्मदा के वचन में बनने के बाद यहाँ पर पूरी प्लेन जगह बनी हुई थी। राइट में थोड़ा सा कॉर्नर पे खुदाई कराई गई, वहाँ पर बालू, रेत, शंख और पानी, ये तीनों चीज़ें प्रकट हुई जो नर्मदा पा जाती है। तो रानी रूपमती ने नर्मदा की बहन रेवा का नाम इसको दिया। 4 महीने इस रेवाकुंड के दर्शन और पूजा करती थी और 8 महीने वहाँ से नर्मदा जी के। आज भी जो संत परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की, जहाँ से नर्मदा जी निकली वहाँ से वो अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं अमरकंड से, और जहाँ लास्ट समाप्त हुई है गुजरात भरूच में, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद लास्ट मांडू रेवाकुंड पर आते हैं, तब वो अपनी परिक्रमा को पूरी मानते हैं। रेवाकुंड पर नहीं आते हैं तो अपनी परिक्रमा को अधूरी मानते हैं। ये जो वाल देख रहे हैं अपन, ये वाल पूरा सीधा घूम करके एल इस समय रेवाकुंड के टैंक तक बनी हुई थी। इसके ऊपर पत्थरों की नहर बनी हुई थी जिसको नाली बोलते हैं अपन। रेवाकुंड का पानी नीचे से ले जाकर पर्शियन रोड से ऊपर नहर में डाला जाता था। नहर द्वारा पानी बह करके इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक स्विमिंग पूल बना है, वहाँ पहुँचता था, जिसके बाजू में वो कंपटीशन करते थे। अब अंदर आओ। अभी अपन जिस बिल्डिंग में आए हैं इस बिल्डिंग को बाज बहादुर पैलेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बिल्डिंग के मेन गेट के ऊपर एक फारसी शिलालेख लिखा हुआ है और उस शिलालेख पर यह लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग का निर्माण 1505 में नासिरुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अभी अपन इसको बाज बहादुर पैलेस के नाम से जानते हैं। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पॉइंट पर बताया था कि बाज बहादुर और बाज बहादुर के पिता दोनों को अकबर ने भेजा था मालवा की निगरानी के लिए। दोनों बाबरों ने जब मांडू को राजधानी बनाया था उस पीरियड में बाज बहादुर ने नासिरुद्दीन खिलजी को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया था और इस बिल्डिंग पर उसने अपना कब्जा किया था। कब्जा करने के बाद उन्हीं 2 गुम्बचों की नकल यहाँ पर करी थी। आमने सामने 2 गुम्बचें बनाई और नीचे एक मार्बल शासन बनाया था बैठने के लिए, मार्बल का। लेकिन बाज बहादुर का शासन इस बिल्डिंग पर केवल 7 वर्ष तक रहता है। 7 वर्ष के अंदर बाज बहादुर की सेना में से कुछ सैनिक उसके अपोजिट हो जाते हैं और वो बाज बहादुर की गुप्त तरीके से शिकायत कर देते हैं अकबर को दिल्ली। उसकी शिकायत ये करी जाती है कि बाज बहादुर ने मांडो में एक हिंदू धर्म की लड़की को लाके रखा, दूसरा नासिरुद्दीन खिलजी के साथ बगावत करके उसकी बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया। जब उसकी ये दोनों शिकायत अकबर के सामने पहुंचती है तो अकबर दिल्ली से मांडो गुप्तचर सैनिक भिजवाता है पता लगाने के लिए कि बाज बहादुर की जो शिकायत आई है सही है या गलत, इसका पता लगा जाए। गुप्तचर सैनिक जब मांडू आते हैं, पता लगाते हैं तो सही पाया जाता है। अकबर सेना को आदेश देता है कि बाज बहादुर को मांडो से अरेस्ट कर लिया जाए। जैसे ही बाज बहादुर को पता चलता है कि शहनशाह ने सेना को आदेश दिया मुझे अरेस्ट करने का, सेना के पकड़ में नहीं आने से पहले ही वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश करता है कि मैं वहां पहुंच करके डिटेल में सारी बात सही बताऊंगा।
तो मांडू के अंडरग्राउंड रास्ते से प्लान करता है, ज़मीन के नीचे वाला जो 400 किलोमीटर आगे निकलता है भोपाल के पास, शाहजहाँपुर और सारंगपुर के बीच में। लेकिन कुछ सैनिकों को अंडरग्राउंड रास्तों के राज मालूम थे। अरेस्ट करने वाले सैनिकों को वो राज बता दिए जाते हैं। अरेस्ट करने वाले सैनिक पहले से ही जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ ये निकलने वाला रहता है। जैसे ये वहाँ पर निकलता है शाहजहाँपुर सारंगपुर के बीच में, सेना इसको वहाँ चारों तरफ से घेरा डालकर अरेस्ट कर लेती है और वहीं से फिर सैनिक खबर भिजवाते हैं अकबर को दिल्ली कि बाज बहादुर को हम मांडो अरेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से उसने पलायन किया, वहाँ से वो भाग चुका था और हमने उसको फलानी जगह से अरेस्ट किया। जब उसकी ये खबर अकबर सुनता है तो सेना को आदेश देता है कि जहाँ उसको पकड़ा है वहीं पर उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। शाहजहाँपुर और सारंगपुर के बीच में एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के किनारे ले जाकर उसको सूली पर चढ़ा देते हैं। जब रानी रूपमती को पता चलता है कि बाज बहादुर को शहंशाह ने अरेस्ट करने के बाद में सूली पर चढ़ा दिया है, तो भी अपने रहने के महल में जाती है जहाँ अपन गए थे। वहाँ जाने के बाद अपने अंगुली में से हीरा चाट कर सुसाइड कर लेती है। उसकी बॉडी भी यहाँ से ले जाकर बाज बहादुर की समाधि के बैक साइड में उसकी समाधि बनाई जाती है। दोनों की समाधि आज भी वहाँ पर बनी हुई है। अब ये ऊपर वाली गुम्बद है जहाँ से वो उसके संगीत सुनता था, और जब कंपटीशन करते थे गुम्बद के नीचे उन्होंने संगीत कंपटीशन हॉल बना रखा। और ये दोनों इतने बड़े संगीतकार थे कि संगीत का जो सम्राट था तानसेन, वो भी मांडो में आया था इन दोनों के बीच में संगीत में हिस्सा लेने के लिए। तो दोनों में से एक राग मल्हार जानता था और एक राग दीपक। रानी रूपमती राग मल्हार जानती थी और बाज बहादुर राग दीपक। पता है इस रागों के बारे में तुमको? हाँ। राग मल्हार वो राग होता है कि जब उसको गाया जाता है तो बारिश चालू हो जाती है, और राग दीपक वो राग होता है कि जब उसको गाया जाता है तो बुझे हुए सारे दिए जल जाते हैं। और राग दीपक अगर कोई गा रहा है तो उसको राग मल्हार ही शांत कर सकता है, नहीं तो राग दीपक गाने वाला मर भी सकता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर तपने लगता है, जलने लगता है। तो ये दोनों संगीत प्रेमी थे। अब मैं तुमको उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ दोनों वो कंपटीशन करते थे। पहले मैं कुछ टूटा फूटा सुनाता हूँ, उसके बाद में आपके ग्रुप में से कोई अच्छा गाने वाला होगा तो वो गाएगा और बाकी लोग सुनेंगे। ठीक है सर? और वो सामने वाली गुम्बद, वहाँ से आवाज यहाँ आती थी, यहाँ से आवाज उधर नहीं जाती। ये ऐसा क्यों? वो हाइट पर है, ये डाउन में है, और उधर पूरा खुला है। जब भी पवन चलती थी उधर से इधर ज्यादा आती थी। तो पवन के साथ ही उसकी आवाज भी यहाँ तक आती थी। तो केवल ये सुनने के लिए होती थी ये वाली गुम्बद, वो गाती थी वहाँ से। कॉम्पिटिशन अभी जो नीचे अपना ये हमारे मांडो का एक बहुत फेमस फ्रूट है, हर पॉइंट पर देखने को मिलेगा। इसको खुरसानी इमली के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर से व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है जो खट्टा और मीठा टेस्ट होता है। ये अपने इंडिया का फ्रूट नहीं है, ये इंडिया से बाहर का है, खुरासान अफ्रीका के पास। महमूद खिलजी अफ्रीका से अपने पूरे सैनिकों के साथ इंडिया पैदल आ रहा था। उसको पता था कि अपन जिस रास्ते से इंडिया पैदल जा रहे हैं उस रास्ते में बहुत सी जगह कहीं पीने का पानी नहीं मिलेगा। उसने अपने सभी सैनिकों को ये एक एक दो दो फल हाथ में दे दिए थे और ये बता दिया था कि रास्ते में कहीं अगर पानी की प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता है तो इसके अंदर का पाउडर आपको यूज़ करना है। पानी पीने के बाद जितनी एनर्जी मिलती है उतना इसका थोड़ा सा पाउडर यूज़ करने के बाद एनर्जी मिलती है। जहाँ पर ज़्यादा होता है ये
वहाँ के जो आदि मानव लोग रहते हैं वो इन पेड़ों की तनों में कुटिया बना कर रहते हैं। इतने मोटे तने होते हैं इसके। इस फल की सबसे बड़ी खूबी है कि 10 साल 20 साल 30 साल घर में रखो खराब नहीं होता है। 30 साल बाद भी तोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा अभी पेड़ पे से तोड़ा है। और उस जमाने में जब भी फाइट करने के लिए सैनिक आउट ऑफ एरिया पर जाते थे जहाँ पानी नहीं मिलता था तो 8-8 दिन 15-15 दिन 20-20 दिन इसी पाउडर को यूज करके वो अपनी जीवन लीला बढ़ाते थे। पानी पीने के बाद जितनी एनर्जी मिलती है उतना इसका पाउडर खाने के बाद मिलती है। पानी नहीं मिलता था तो 15-15 दिन विदाउट पानी के सैनिक फाइट करते रहते थे इस फल को यूज करने के बाद। इसका पूरा डिटेल अगर आपको समझना सुनना है तो गूगल पे खोलिएगा भाव भाव के नाम से। उस कंट्री में उस कंट्री में इसको भाव भाव के नाम से जाना जाता है। जब आप गूगल पे अपने यहाँ खुरसानी इमली, जब आप इसको भाव भाव के नाम से गूगल पे खोलेंगे पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। अब सर रास्ते में एको पॉइंट आएगा वो देखेंगे।